नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। उसका रीज़न ये है कि इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड की रक्षा युक्तियाँ, जिसको हम इंग्लिश में डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। और ये कुछ इस प्रकार की टेक्निक्स होते हैं जो कि हम अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं और वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हम अपने आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को या अपने दिन प्रतिदिन की जो निर्णय होते हैं उनको लेने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ही अच्छे से इन सभी को डिफ़ाइन किया था। बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म इन्होंने बताए थे, लेकिन उनमें से मुख्य 10 जो डिफेंस मैकेनिज़्म हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, यूपीटेट, रीट, बीपीएससी, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये टॉपिक ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इन सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, अगर आप इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म होता क्या है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम एक एक करके बात करेंगे कि भाई डिफेंस मैकेनिज़्म कौन कौन से और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन की बात की थी। उन्होंने 3 प्रकार का मन बताया था: चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इंग्लिश में कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है अनकॉन्शियस माइंड की जा रही है, यानी कि हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा, हमारे मन का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कि हमारी इस प्रकार की इच्छाएं, हमारी इस प्रकार की अ, अ, विचार हैं जो कि दबा दिए गए हैं, जिनका दमन कर दिया गया है और वो हमारे अचेतन मन में चले गए हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारा जो अचेतन मन होता है वो कई मानसिक तनावों से बचने के लिए रक्षा युक्तियों यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करता है। ये रक्षा युक्तियाँ हमें चिंता, अपराध बोध और आंतरिक संघर्षों से बचाने में मदद करते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याएं झेलते हैं और कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमें निर्णय लेना पड़ता है। और हमारे निर्णय कई बार सही हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। गलत होने पर हमें अपराध बोध यानी कि गिल्ट फीलिंग आती है। और मतलब कई प्रकार की चीज़ें हम क्या है अपने दिन प्रतिदिन में महसूस करते हैं। और उन सभी सभी चीज़ों को जब हम हैंडल कर रहे होते हैं तो उन सभी चीज़ों के दौरान हमें कई प्रकार की चिंता, अपराध बोध और आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए क्या है कि रक्षा युक्तियाँ सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। एक एक करके बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य डिफेंस मैकेनिज्म है। तो सबसे पहला है दमन यानी कि रिप्रेशन। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है। अगला है प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट। युक्तिकरण यानी कि रेशनलाइजेशन। आत्मसात यानी कि आइडेंटिफिकेशन। सब्लिमेशन, इंग्लिश में भी सब्लिमेशन है। अस्वीकार यानी कि डिनायल। वापसी, रिग्रेशन। और प्रतिस्थापन यानी कि कंपेंसेशन। ये मुख्य रूप से 10 डिफेंस मैकेनिज्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं और एक एक करके हम समझेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो सबसे पहला है दमन यानी कि रिप्रेशन। अब दमन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को दबा देना। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने अचेतन मन में बहुत सारी चीज़ें दबा देते हैं और वही कहलाता है दमन यानी कि रिप्रेशन। जब हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी अप्रिय या दर्दनाक कोई घटनाएं, कोई मेमोरी, याद है, कोई ऐसी कोई इच्छा है या भावना है, तो इसको हम क्या करते हैं कि अपने अचेतन मन में दबा देते हैं कि भाई छोड़ो, जाने दो, इसको ख़त्म करो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि भाई आपका कोई प्रिय व्यक्ति है जो कि आपसे दूर जा चुका है, लेकिन उसकी यादें अक्सर आपको सताती रहती हैं। तो ऐसे में क्या है, आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो, उस इच्छाओं को, उस यादों को दबाने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि ये चीज़ें बार बार मेरे सामने ना आए, मेरे दिमाग में ना आए। तो वो सब क्या है, ये कहलाता है दमन। और ये सबसे मूलभूत जो रक्षा तंत्र है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है, और इससे अन्य रक्षा तंत्र यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म उत्पन्न होते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दमन का मतलब सीधा सीधा दबा देना, कि हमारे अंदर कोई इच्छा आई। कई बार ये इच्छा ऐसी भी होती है जो कि सामाजिक रूप से सही नहीं होती है, तब भी हम उसको दबा देते हैं ना। मतलब सामने वाले व्यक्ति को लेकर हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा आई जो कि सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, गलत है,
लेकिन वो हम अपने तक ही रखते हैं, हम उसको दबा देते हैं। हमें पता है कि अगर हमने इसको अभिव्यक्त कर दिया तो शायद ये हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए सही नहीं होगा, तो ऐसी इच्छाओं को हम क्या है, दबा देते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, दमन यानी कि रिप्रेशन कहलाते हैं। और हम अपने दिन प्रतिदिन के दैनिक कार्यों में, दैनिक जीवन में इन दमन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिनको हम दबा देते हैं। बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं जिनको हमें दबाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि किसी अच्छी सी गाड़ी को देख कर के मेरा मन करता है यार काश मेरे पास ये गाड़ी होती, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन इच्छाओं को दबा देते हैं, छोड़ो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि हम उसको अपने अचेतन मन में दबा देते हैं कि छोड़ो यार। ठीक है, उम्मीद है आप समझ। अगला जो है महत्वपूर्ण, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कि बचपन में किसी दुर्घटना का शिकार हुआ व्यक्ति उसे भूल चुका होता है, लेकिन उसका डर अभी भी उसके अचेतन मन में रहता है। अब दमन में यही होता है कि अगर आपने कोई चीज़ दबा दी है ना, तो दब तो जाती है, लेकिन बीच बीच में आपके सामने वो प्रकट होती है। जैसे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, मान के चलिए कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि कोई बालक है जो कभी मतलब किसी तालाब में नहा रहा था और उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई कि एक बार वो उसमें डूबने से बच गया। तो आने वाले समय में जब भी वो तालाब या झील या नहाने की जब बारी आएगी तालाब में, तो वो डरेगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो जो घटना उसके साथ साथ घटी थी, जो कि उसके अचेतन मन में जा चुकी है, उसने उसको दबा दिया है। जब भी वो याद करता है उसको डर जाता है, तो उसको दबा देता है, लेकिन वो बार बार उसके सामने प्रकट होती है। किसी को परीक्षा में असफलता मिलती है, लेकिन वह इस घटना को पूरी तरह भूलने की कोशिश करता है ना। अगर नहीं भूलेगा तो क्या है, वो उसी चीज़ में उलझा रहेगा और जीवन भर खुद को गिल्ट फील करता रहेगा। तो ये है एक तरीका दमन यानी कि दबा देना, और जिसके थ्रू हम इन सब चीज़ों से निकल पाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट और सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म हमने पढ़ा। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन यानी कि प्रतिक्रिया निर्माण। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम अक्सर विपरीत व्यवहार दिखाते हैं। क्या करते हैं, विपरीत व्यवहार दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के प्रति कोई भावना है, लेकिन उस भावना या इच्छा को जब हम देखते हैं कि भाई वो सही नहीं है, तो हम उसके विपरीत व्यवहार करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भावना या इच्छा को स्वीकार नहीं कर पाता, तो वह उसका विपरीत व्यवहार दिखाने लगता है। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये कि उल्टा व्यवहार करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करें, तो कोई व्यक्ति जिसे किसी से जलन हो रही हो, वह उसके प्रति अत्यधिक प्यार और प्रशंसा दिखाने लगता है ना। कि भाई मैं किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं बजाय उसके खिलाफ जाने के मैं बहुत ज़्यादा उसके प्रति प्यार दिखाने की कोशिश करूँगा, या उसकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मन ही मन मेरे मन में उसके प्रति क्या है, गलत भावना है, घृणा है, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है। लेकिन आम दिनचर्या में मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं भाई उसको बहुत पसंद कर रहा हूँ, या इस प्रकार से। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसे अपराध बोध महसूस हो रहा हो, गिल्ट फील हो रहा हो, वो समाज में अत्यधिक नैतिकता और ईमानदारी का प्रदर्शन करेगा, है ना। अगर किसी को किसी प्रकार की गिल्ट फीलिंग हो रही है, तो उस गिल्ट से बचने के लिए क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा नैतिक व्यवहार करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य करेगा, ईमानदार बनेगा। तो ये ऐसा होता है, ये एक रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। देखिए साइकोलॉजी की दुनिया में हो सकता है कि आम आदमी के लिए हो सकता है कि अजीब सी चीज़ें आपको लग रही होंगी, यार ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ऐसा होता भी है नहीं होता। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आप देखें, साइकोलॉजिकली समझना है ना, तो इसको आपको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा कि क्या मैं इस प्रकार की चीज़ें कभी करता हूँ या करती हूँ। तो आप पाएंगे कि ऐसा होता है, हम सब करते हैं। परिस्थिति हो सकता है कोई दूसरी हो, लेकिन हम सब लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। और यही साइकोलॉजी की खास बात है कि साइकोलॉजी में अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, तो आप दूसरे व्यक्ति को ध्यान में रख के समझने की बजाय आप अपने आप को ध्यान में रख के समझे कि भाई क्या ये सब चीज़ें हम करते हैं या नहीं करते, तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी भावनाएं दूसरों पर थोप देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी जो भावनाएं या इच्छाएं दूसरों पर थोप देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं या इच्छाओं को दूसरों पर आरोप के रूप में थोप देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर कोई व्यक्ति खुद गुस्से में हो, लेकिन
स्वीकार नहीं कर पाता तो वो कहेगा तुम गुस्सा क्यों हो, मतलब गुस्सा खुद है लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ही बता देता है कि भाई आप गुस्सा क्यों हो। या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर कोई खुद बेईमान होगा लेकिन इसे ना मानते हुए दूसरों पर बेईमानी का आरोप लगाएगा। आपने देखा होगा अक्सर कि जब हम दो लोग जब आपस में झगड़ रहे होते हैं तो ऐसा ही अक्सर हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि गलती सामने वाले व्यक्ति की होती है लेकिन वो उसको ना मानते हुए दूसरे व्यक्ति को गलत ठहराने की कोशिश करता है कि भाई नहीं तुम्हारी ही गलती है। और इसी प्रक्रिया में क्या होता है कि फिर वो लड़ाई झगड़ा और विकराल रूप ले लेता है और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हमें वहाँ अक्सर देखने को मिलता है। जब भी दो लोग लड़ रहे होते हैं ना, तो गलती जिसकी होती है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, और वो गलती दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगा, वो साबित करने की कोशिश करेगा कि नहीं ये मैंने नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने किया है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्थानांतरण यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी इच्छाएं भावनाएं वो कहीं और स्थानांतरित हो जाती है, किसी दूसरे पर चली जाती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुस्से को। जैसे गुस्से को कहीं और निकालना। अगर आपने देखा हो कि अक्सर जब कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी कमज़ोर व्यक्ति या वस्तु पर निकालता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या होता है कि अगर मान के चले हम परेशान हैं या दुखी हैं या किसी ने हमको डांट दिया, तो हम क्या करते हैं कि हम उसी भावनाओं को, क्योंकि अब किसी ने हमें डांटा है तो हम खुद ऑफकोर्स हम गुस्से में तो होंगे ही ना, गुस्सा हमारे अंदर आएगा और हम क्या करेंगे उस गुस्से को किसी दूसरे व्यक्ति पर निकालेंगे। और वो जो व्यक्ति होगा ना जिस पर हम निकाल रहे हैं वो हमसे कमज़ोर ही होगा, ताकतवर होगा तो हमारी हिम्मत नहीं होगी बोलने की। तो अक्सर ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में डांट दिया है बॉस ने, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, घर आकर अपने बच्चों पर गुस्सा निकालता है। तो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्थानांतरण का। इसी प्रकार किसी छात्र को शिक्षक ने डांटा तो वह स्कूल बैग को पटक देता है, मतलब अपना गुस्सा स्कूल बैग पे निकाल दिया। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें कि हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज युक्तिकरण यानी कि रेशनलाइजेशन। इसमें अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ हमें दिख रहा है कि गलत है लेकिन हम उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम बहुत सारे बहाने, एक्सक्यूजेज, लॉजिक्स देने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति अपनी असफलता या गलतियों को तर्क देकर जायज़ ठहराने की कोशिश करता है। उसको पता है कि ये चीज़ गलत है या मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको लॉजिक दे करके सही साबित करने की कोशिश करता है। उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। एग्जाम्पल, परीक्षा में फेल होने के बाद कोई ये कहे कि भाई पेपर ही बहुत टफ था इसलिए मैं पास नहीं हो पाया, तो एग्जाम्पल है रेशनलाइजेशन का। अगर आप देखें तो भाई नौकरी ना मिलने पर कोई व्यक्ति ये बोले कि यार कंपनी ही ख़राब है, वहाँ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा होता है ना भाई, जॉब नहीं लगी तो सीधा क्या बोलेंगे, नौकरी ख़राब है। या बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका आप देखिए ना, जैसे आपने सुना होगा ना अंगूर खट्टे हैं, वो एग्जाम्पल अगर आपने सुना हो और इसके पीछे की अगर आपको स्टोरी पता हो, तो जैसे एक लोमड़ी थी, वो क्या कि उसने देखा कि भाई एक आम का मतलब अंगूर उसने देखा और अंगूर को वो खाना चाह रही थी। उसने बहुत कोशिश की उछल के कूद के कि भाई अंगूर मैं ले सकूं, लेकिन वो नहीं ले पाई। तो आखिर में उसने खुद से क्या कहा कि भाई अंगूर खट्टे हैं, मतलब खुद को कैसे संतुष्ट किया कि ये क्या करे भाई अंगूर ही खट्टे हैं। मतलब क्या है कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं मिल पाया कोई बात नहीं। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। तो कुछ कुछ ऐसा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं वो गलत है लेकिन हम उसको गलत नहीं मानते हैं, या बजाय उसके हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं और हम क्या है कि उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और यही कहलाता है रेशनलाइजेशन यानी कि युक्तिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आत्मसातकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है जनरली कि कोई व्यक्ति किसी की नकल करने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए किसी और की गुणों या पहचान को अपना लेता है, उसको हम बोलते हैं आत्मसातकरण। जैसे बच्चे अपने माता पिता या फिल्मी सितारों की नकल करते हुए पाए जाते हैं। बच्चे अक्सर कोशिश करते हैं कि हम बड़े हो जाएं, जैसे माता पिता की तरह व्यवहार करना है, फिल्मी सितारों की तरह व्यवहार करना। जैसे आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में अगर कोई खास फैशन चल रहा है बालों को लेकर के, जैसे सलमान खान की जब एक फिल्म आई थी तेरे नाम, तो उसमें उसने एक हेयर स्टाइल किया था जिसमें उसने अपने बाल को बिल्कुल बीच से मांग बना करके साइड से निकाल रखे थे। तो उसको देखा देखी बहुत सारे लोगों ने सेम चीज़ कॉपी करते हुए वही चीज़ किया। तो ये क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है। और आइडेंटिफिकेशन में यही होता है कि हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए हम उसकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं। इससे ये लगता है कि भाई लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, हमें सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने बॉस की तरह बात करने या कपड़े पहनने लगता है ना, तो ये सब क्या है, ये सब आइडेंटिफिकेशन है। और हम अपने दिन प्रतिदिन की चीज़ों में किसी न किसी रूप में आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सामाजिक रूप से स्वीकार्य कार्य में बदल देना। मतलब आपके अंदर कोई इच्छा आई और आपको पता है कि वो सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको सामाजिक रूप से जो स्वीकार्य है उस कार्य में बदल देंगे। ठीक है। व्यक्ति अपनी अवचेतन इच्छाओं या आक्रामकता को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधि में बदल देता है। कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आक्रामक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बॉक्सर बन जाता है। मतलब जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बात बात पे लड़ने का उसका मन करता हो, तो समाज में अगर वो सबसे लड़ने की कोशिश करेगा तो सीधी सी बात है कोई अपराध कर बैठेगा और हो सकता है उसको उस अपराध के बदले सज़ा मिल जाए, जेल चला जाए, कुछ हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सब्लिमेशन, जिसमें कि वो अपने इस गुस्से को किस में बदल सकता है, बॉक्सर बन सकता है। एक अच्छा स्पोर्ट्स खेले, बॉक्सर बने और बॉक्सिंग रिंग में वो अपने उस गुस्से को उतार करके मतलब उसका जो नेचर है वो भी उस ठीक है कि भाई हाँ गुस्सा आता है, उस गुस्से को उसने उतार दिया और एक अच्छा बॉक्सर भी वो बन सकता है। कोई व्यक्ति अपनी भावात्मक पीड़ा को कविता लिखकर व्यक्त करता है। ये भी एक तरीका है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा दुखी है और वो उस दुख को कैसे दिखाएगा, कविताएं लिख करके। अब ये थोड़ी कि भाई सबके सामने रोज़ जाके रोना शुरू कर देगा कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। नहीं, लोग भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये रोज़ रोज़ यही करता रहता है, अपना दुख सुनाता रहता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप कविताएं लिखें, कविताओं के ज़रिए अपने दुख को अभिव्यक्त करें। तो ये एक तरीका हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। चलिए आगे है, नेक्स्ट इज अस्वीकार यानी कि डिनायल। अब इसमें क्या होता है, इसमें सीधी सी बात है कि वो व्यक्ति वास्तविकता को नकारता है। वास्तविकता को नकारने का मतलब ये है कि भाई कोई होता है ना कि कई बार हम किसी व्यक्ति के सामने सच बोल देते हैं और सामने वाले व्यक्ति उस सच को बर्दाश्त नहीं करता। तो कुछ कुछ ऐसा ही है कि जब कोई व्यक्ति किसी कड़वी सच्चाई या दर्दनाक घटना को स्वीकार करने से इनकार कर देता है तो उसको हम बोलते हैं डिनायल। फॉर एग्जाम्पल, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी एक तरीका है डिनायल। किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद व्यक्ति उसे जीवित मानकर बात करता है। आपने देखा होगा फिल्मों में भी अक्सर ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी होता है कि कोई खास प्रिय व्यक्ति जब चला जाता है तो जो बाकी लोग होते हैं जो बहुत उसको प्यार करते हैं वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि भाई वो व्यक्ति चला गया है, और वो अभी भी कुछ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको लगता है कि यार वो व्यक्ति अभी भी उनके सामने है। तो एक एग्जाम्पल होता है डिनायल का, जिसमें कि व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वापसी यानी कि रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति बचपन जैसा व्यवहार करता है। और हो सकता है कि आप इस बात को सही ना माने क्योंकि आप अभी इस दौर से गुजरे नहीं हैं, लेकिन जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में या दबाव में आता है ना, तो वो कोशिश करता है कि काश मेरे वो बचपन के दिन लौट आते जहाँ पर मैं खुश रहूँ, लोगों जैसे हम बचपन में थे ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करते थे, वैसा हो जाऊँ। तो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव या दबाव में आता है तो बचपन के स्तर का व्यवहार करने लगता है ना। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, तो वो अपने बचपन के दिन याद करता है, बचपन में वो कैसे खेला करता था, उसका खेलने का मन करता है कि वो बाकी लोगों के साथ खेले। ठीक है, या जिस प्रकार से बचपन में वो जो जो चीज़ें करता था वो उसका करने का मन करता है। एक तरीके से वो उस तनाव से निकलने के लिए अपने बचपन के दिनों में जाने की कोशिश करता है, और ये कहलाता है वापसी यानी कि रिग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए, कोई वयस्क व्यक्ति अत्यधिक डर महसूस होने पर रोने लगे या गुस्से में चीज़ें तोड़ने लगे, तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिग्रेशन का। क्योंकि छोटे बच्चे जब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में होते हैं तो अक्सर वो ये चीज़ करते हैं, तोड़ देते हैं सामान को। तो ये बचपन जैसा व्यवहार करना भी रिग्रेशन है। बच्चा छोटे भाई या बहन के जन्म के बाद फिर से उंगली चूसने लगे, तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिग्रेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रतिस्थापन यानी कि कंपेंसेशन। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपनी किसी कमजोरी को किसी दूसरी चीज़ में उत्कृष्ट करके संतुलन करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति में अगर कोई कमी है, कोई कमजोरी का मतलब यहाँ पे कमी है कि अगर कोई कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा करेगा, अपने अंदर कोई दूसरी क्वालिटी डेवलप कर लेगा और फिर वो उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी मतलब वो दूसरे लोगों से इतना बातचीत नहीं कर पाता, उसका बाकी लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं है, तो हो सकता है ये उसकी एक कमी है, लेकिन वो उस कमी को बैलेंस कर सकता है एक अच्छी कविताएं लिखकर।
अपने विचार को, अपनी बातों को वो सामने वाले व्यक्ति के सामने कविता के रूप में रख सकता है। और फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल हो गया कंपेंसेशन का, जिसमें कि व्यक्ति अपनी किसी कमजोरी को दूसरी चीज़ में उत्कृष्टता प्राप्त करके संतुलन करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से शर्मीला है लेकिन ऑनलाइन बहुत सक्रिय रहता है। और आजकल की जनरेशन कुछ कुछ ऐसी है कि सामने वाले व्यक्ति से वो ठीक से बात नहीं कर पाते उनको, क्योंकि वो स्किल ही नहीं आई ना बात करने की। और कैसे आती है भाई, वो बात करने से ही आती है। अगर आपके पास शुरू से ही फ़ोन है, फ़ोन में चैटिंग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो वो एक अलग लेवल का स्किल हो गया। लेकिन जब आप समाज में लोगों से बात करते हैं तो वो एक अलग लेवल का स्किल होता है। और उसके लिए आपको ये जो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह ये कहीं काम नहीं आती है। फिर आपको सब चीज़ साइड रख करके लोगों से बात करना पड़ता है और बात करते करते ही स्किल डेवलप होती है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है कंपेंसेशन का। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमने आज महत्वपूर्ण जो 10 डिफेंस मैकेनिज़्म थे उसको हमने पढ़ लिया। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसको इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो को सेव कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। डिफेंस मैकेनिज़्म से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अंत में मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि इनमें से आपका सबसे बेस्ट वाला डिफेंस मैकेनिज़्म कौन सा है, जिसका इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा करते हैं, और कौन सा आपको सबसे इंटरेस्टिंग भी लगा कि भाई कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म हमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर भी अपने विचार दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।